अच्छा जी, आज का हमारा डॉबी इलस्ट्रेटर का जो ट्यूटोरियल है वो पाथ फाइंडर के बारे में है। पाथ फाइंडर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पाथ फाइंडर आप ओपन कहाँ से करते हैं? आप विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे पाथ फाइंडर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट F9 को प्रेस करने से भी आप पाथ फाइंडर को ओपन कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट की है। पाथ फाइंडर बेसिकली क्या है, जैसे आपने कोरल ड्रॉ में सीखा कि आप दो शेप्स को आपस में वेल्ड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो पाथ फाइंडर वही चीज है। यहां पर उस ऑप्शन का नाम इन्होंने क्या रख दिया है? पाथ फाइंडर रख दिया है। पाथ फाइंडर में डिफरेंट कमांड्स हैं, जैसे यहां शेप मोड्स दिए हुए हैं, वेल्ड करना, यूनाइट, माइनस फ्रंट, ट्रिम करना, इंटरसेक्ट निकालना और ट्रिम करना। और इसके अलावा नीचे भी हमारे पास इसके डिफरेंट पाथ फाइंडर्स दिए गए हैं। तो देखते हैं ये क्या करता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल एक ड्रॉ कर लिया एडोबी इलस्ट्रेटर के पेज के ऊपर। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम ऐसा करते हैं जी कि इसमें चलें फिल कलर भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ से इसमें फिल कलर भी डाल दिया। मुझे इस सर्कल की एक कॉपी चाहिए। मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया और इसकी कॉपी प्रिपेयर कर ली। कॉपी करने के बाद मैंने दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया। अच्छा, ये चीज़ मुझे बार बार चाहिए होगी, मैं इसकी कॉपी साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं सिंपली ये कर देता हूँ, यूनाइट। यूनाइट ने क्या किया? दोनों सर्कल्स को आपस में जोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल्स आपस में यूनाइट हो चुके हैं। अब एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका, मैं इसी की एक कॉपी और लाता हूं। यहां पे यूनाइट करते हुए आप क्या कर लें कि ऑल्ट का बटन पकड़ लें, ऑल्ट प्रेस करके इसी यूनाइट पर क्लिक करें। हुआ यहां पर भी यूनाइट ही है। देखिए दोनों शेप्स जुड़ चुकी हैं, लेकिन इस वाले यूनाइट में और उस वाले यूनाइट में फर्क है। यहां पे देखिए मैं माउस लेके जा रहा हूं, मुझे कोई लाइन वगैरह नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पे मैं माउस लेके जा रहा हूं तो मुझे यहां पे बकायदा लाइन नजर आ रही। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को लेता हूं और इसको पकड़ के और अंदर कर देता हूं, इसको पकड़ के ये ऊपर ले जाता हूं, शेप्स यूनाइट है, अलग नहीं है, लेकिन मैं यूनाइट करने के बाद भी इसकी एडिटिंग कर सकता हूं। देखें किसकी मदद से? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये हो गया जी यूनाइट का इस्तेमाल करना, कि आप यूनाइट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे मैं इससे अगली शेप पे आता हूं। मैंने एक सर्कल लिया, लेने के बाद मैं ऐसा करता हूं जी कि ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी सर्कल लेता हूं और कॉपी सर्कल को यहां पे प्लेस कर देता हूं। अब मैं कहता हूं ये जो मैंने फ्रंट में प्लेस किया है ये बैक वाले को माइनस करके चला जाए, उसको ट्रिम कर दे, काट दे उसको। तो फिर मेरा तरीकाकार फिर से वही होगा। अच्छा, पहले कॉपी लेता हूं ताकि मुझे ये दो तरह से आपको बताना है। तो ये फर्स्ट मैंने कर दिया माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट ने मुझे क्या किया जी? दो सर्कल्स को काट के और ये चांद बना के दे दिया। अब मैं कहता हूं ये एडिटेबल हो, मैं इसको चेंज कर सकूं, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। एडिट कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सब कुछ कर सकता, लेकिन उस तरह नहीं कर सकता जैसे थोड़ी देर पहले मैंने यूनाइट के साथ किया था। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यही वाला टूल इस्तेमाल करूंगा। अब भी माइनस हुआ,
अब भी माइनस हुआ, लेकिन अब मैं इसको एडिट करने के काबिल हूं। आपने देखा मैंने चांद को पतला कर दिया और ये हो भी गया बड़ी आसानी से। और ये वो वेक्टर पॉइंट्स भी बता रहा है जिनकी मदद से मैं इसको एडिट कर सकता हूं। चलें इससे अगले पे जाते हैं। फिर वही दो सर्कल्स वाली डायग्राम में सामने ले आया और अब मैं कहता हूं जी ऐसा हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म हो जाए और वो पार्ट सिर्फ सामने आए जिस पे ये दोनों दायरे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में भी मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैंने कॉपी बना ली। पहले मैं सिंपल करता हूं जस्ट ये इंटरसेक्ट, फिर मैं करता हूं ऑल्ट के साथ इसी इंटरसेक्ट को। दोनों ने काम एक ही किया, लेकिन सिंपल वाला एडिटेबल नहीं है, ऑल्ट वाला एडिटेबल है। कैसे? जब आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक सर्कल को सिलेक्ट करके आगे पीछे मूव करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया जी इसका तीसरा मोड जी। आगे चलते हैं। आगे एक और भी है जी, माइनस एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का क्या मतलब है? जैसे मैंने ये किया इंटरसेक्ट ने क्या किया, अंदर वाला हिस्सा निकाल के मुझे दे दिया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को दे दिया। अब मैं कहता हूं जिस जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है वो वाला एरिया बीच में से माइनस ही हो जाए और जो जो बाहर है सिर्फ मुझे वो नजर आना चाहिए। तो इस मकसद के लिए भी मैं ऑल्ट के साथ भी कर सकता हूं और सिंपली भी कर सकता हूं। आप किसी एक तरीके से परफॉर्म करके दिखाता हूं, चेक करें। हो गया। अब मैंने जी ऑल्ट के साथ किया था तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के को लेके इसको एडिट भी कर सकता। अब यहां मिसाल के तौर पे मैं कुछ करता हूं इसके साथ ट्रीटमेंट। मैंने एक सर्कल लिया, अब मैं एक सर्कल यहां पे लेता हूं, एक सर्कल में यहां ऐसा ले लेता हूं, एक यहां से लेके आ जाता हूं, एक यहां से लेके आ जाता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सारे सिलेक्ट किए, ऑल्ट दबाया और ये वेल्ड कर दिया। तो मैंने क्या बनाया, क्लाउड। मोबाइल पे आपको क्लाउड स्टोरेज का आइकन अक्सर नजर आता है, ये वो बना हुआ। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है तो आप इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। आप इसकी एडिटिंग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अभी मैंने एडिटिंग की है, पहले वाला ज़्यादा बेहतर था इसके मुकाबले। मैं इसे अंडू भी कर सकता हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करूंगा, ये पहले वाले क्लाउड की शक्ल में आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफन हम ये जो ऑप्शंस मैं आपको पाथफाइंडर के सिखा रहा हूँ, ये मोबाइल के और ये आइकॉन्स वगैरह बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आइकॉन आपको पता है वेबसाइट पे भी इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल में भी इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो लेट्स सी, हम कुछ और देखते हैं इसका आइकन बनाने के मुतालिक। मिसाल के तौर पे मैंने ये सर्कल ही लिया, दिस वन। अब मैं यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ, ये कुछ ऐसी ले लेता हूँ, इसको मैं इसके इधर मिडल पे रखता हूँ। मैं रोटेट का टूल लेता हूँ, आप वाकिफ हैं रोटेट के टूल से। मैंने ऑल्ट का बटन दबाया और इसको सर्कल के सेंटर पर ले आया। मैं कहता हूं जी इसको हर 15 डिग्री के बाद एक कॉपी लगा दो। नहीं, गलत हो गया। 15 डिग्री की कॉपी जो थी मजा नहीं कर रही थी, मैंने इसलिए अंडू कर दिया। मैं ये पाइवट पॉइंट को ऑल्ट के साथ पकड़ के सर्कल के सेंटर पे लाया और मैं कहता हूं जी चलो 30 डिग्री के ऊपर कॉपी लगाओ। कंट्रोल D करता हूं, डुप्लीकेट्स। आप लोग वाकिफ हैं इससे बड़ी अच्छी तरह।
और अब मैं यहाँ पे ये सारा किस्सा सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ से मैं आके ट्रिम कर देता हूँ। माइनस फ्रंट को ट्रिम कहते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक कसर रह गई है, ठहरें वो भी पूरी कर लेते हैं। एक्चुअली मैं गियर आइकन बना रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल पे आपको सेटिंग वाला आइकन नजर आता है ना, वो। अब मैंने सारा सिलेक्ट किया किस्सा और माइनस फ्रंट कर दिया। चेक करें, गियर का आइकन आपके सामने बना हुआ आ गया, ठीक है। आप इसको 3D करें, जो मर्जी करें। 3D के बारे में अभी हमने बात नहीं की, लिहाजा 3D के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है। पाथफाइंडर में नेक्स्ट ऑप्शन है जी डिवाइड। डिवाइड क्या करता है? डिवाइड आपके ओवरलैपिंग पाथ्स को तोड़ देता है, तकसीम कर देता है। देखते हैं कैसे करता है। मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिवाइड की कमांड पर क्लिक कर दिया। सिंपली भी कर सकते हैं, सिंपली भी आप डिवाइड पे क्लिक कर सकते हैं, और ऑल्ट के साथ भी क्लिक कर सकते हैं। यहां मैंने क्लिक किया तो अब हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखें, ये तो वैसा ही है। हुआ है कुछ, पता कैसे चलेगा? ये तो ग्रुप किया हुआ है। राइट क्लिक करें, इसको अनग्रुप कर दें, ये, या कंट्रोल शिफ्ट जी कर दें। कंट्रोल यू यहां पे काम नहीं करेगा। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप होता है। अनग्रुप करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल लें और पकड़ के अलग करें जरा। अब आपको नजर आया इसने क्या किया? जहां जहां से वो लैप कर रहा था वहां से शेप को काट के अलग शेप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा था। तो हमने उसको जब अनग्रुप किया तो फिर हम इस काबिल हुए कि हम उसको देख सकें। अच्छा, चलें इसका एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। ये मैंने एक दायरा लिया, इसके अंदर से मैंने फिल को ऑफ कर दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ जी, इधर मेरे पास लाइनें शाइनें पड़ी हुई हैं, आर्के शार्के हैं, जो भी है। मैं पेन टूल से एक आर्क ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, और उस आर्क को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। एस्केप करता हूँ, पेन को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ दोबारा से सिलेक्शन और फिर इसी टूल को इस्तेमाल करता हूँ, डिवाइड को। तो इसने क्या किया, ये देखने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल व्यू करना पड़ेगा, अनग्रुप। और अब ये नीचे वाले हिस्से को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एरो के साथ, और मैं इसमें कलर दे रहा हूँ। और ये अनग्रुप नहीं हुआ। हमने क्या किया, कंट्रोल यू किया, कंट्रोल शिफ्ट जी नहीं किया, अनग्रुप नहीं किया, सॉरी। अब जब तक ये अनग्रुप नहीं होगा आप इसमें दो कलर्स नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ शॉर्ट की, यहां से अनग्रुप कर देते हैं। अब अलग हो चुके हैं। राइट क्लिक से भी आप अनग्रुप कर सकते हैं। यहां पे अपर पार्ट है, इसमें मैं अब अलग कलर कर सकता हूँ, क्योंकि ये टूटे हुए हैं और ये दो हैं, एक नहीं, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल है जी आपके टूल का, जिसको आप कहते हैं डिवाइड करना। डिवाइड करने के फौरन बाद आपको नजर आ रहा है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम आपके ओवरलैपिंग पार्ट्स को रिमूव करता है। जैसे ऊपर भी आपने किया, ये था माइनस फ्रंट, ये है ट्रिम। थोड़ा सा फर्क है, देखना पड़ेगा फर्क को, कैसे फर्क है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक सिंपल दायरा ही ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर स्वाचेस चाहिए, वेयर आर द स्वाचेस।
तो हम ज़रा स्वॉचेस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्यों चाहिए दिखाता हूँ मैं अभी आपको। मैं कहता हूँ ये वाला जी इस कलर में होना चाहिए। अब मैं ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इस जगह पर इस कॉपी का कलर ये कर देता हूँ। ऑल्ट की मदद से मैं एक और कॉपी लेता हूँ, इस जगह पर इसका कलर मैं और चेंज कर देता हूँ। ऑल्ट की मदद से एक कॉपी और लेता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ऑल्ट की मदद से मैं एक कॉपी और लेता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। सारा किस्सा सेलेक्ट करके मैं ट्रिम लगा देता हूँ। ट्रिम लगाने से हुआ क्या, अभी तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये तो सारा कुछ ग्रुप हो गया है। अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक अनग्रुप या कंट्रोल शिफ्ट जी, और उसके बाद आप चेक करें कटी हुई शेपें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये है ट्रिम का इस्तेमाल कि ट्रिम ने क्या किया, ओवरलैपिंग पाथ्स को आपस में जो क्रॉस कर रहे थे पाथ उन सबको काट दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब मैं इसको ट्रिम करता हूं तो बहुत हाई जूम पे ले जाने के बाद, ठीक है, ये जो ग्राफिक है ये यहाँ पे ये वेक्टर पॉइंट इससे शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहाँ से ये ओवरलैप हो रही है अभी, क्योंकि वो सिलेक्ट है इस वजह से वो शो हो रही है। अब आप चेक करें तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। ट्रिम इसलिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको बात मेरी फिर भी समझ में नहीं आई होगी। उसकी वजह यह है कि ये तो अभी स्क्रीन पर है, हम सामने आपके साथ पैनाफ्लेक्स शीट लगी हुई है। ये पैनाफ्लेक्स शीट कितनी है जी, ये 8 फुट बाय 16 फुट की है। जब मैंने इसको कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर तो इसका साइज था 8 इंच बाय 16 इंच। अब ये इतने हाई जूम पे लगी हुई है और ओवरलैपिंग ग्राफिक्स जो हैं वो आपको अलग वेक्टर लाइन शो नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि हमने उन्हें ट्रिम करके प्रिंट किया है। ठीक है, अगर आप ट्रिम नहीं करेंगे तो नीचे वाली ग्राफिक जो है वो किसी ना किसी तरह शो हो जाएगी हाई जूम करने पर। ठीक है, तो ट्रिम की कमांड का बेसिकली फायदा ये होता है, इसलिए होता है जब आप कभी ओवरलैपिंग ग्राफिक्स बनाएं तो ओवरलैपिंग पार्ट्स को खत्म करने के लिए आप ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हमारे पास एक और इसका पार्ट आ गया जी, ट्रिम। ट्रिम के आगे है मर्ज। मर्ज के लिए मैं उसी तरह 2 सर्कल्स लाया, और ऑल्ट के साथ भी कर सकते हैं और सिंपली मर्ज पे क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं। यही वेल्डी है यूनाइट। यूनाइट और मर्ज में कोई खास फर्क नहीं, आपस में 2 शेप्स को यूनाइट करता है। नेक्स्ट पे चलता हूं, क्रॉप। क्रॉप का मतलब है काट दो, नाम से ही जाहिर है जब आप क्रॉप करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। ये रहे, ऊपर आपने इसका नाम इंटरसेक्ट पढ़ा, नीचे आपने इसका नाम क्रॉप पढ़ लिया। आउटलाइंस, क्लिक करेंगे तो शेप के अंदर से फिल को उड़ा देगा और सिर्फ आउटलाइनिंग छोड़ देगा। माइनस बैक, पीछे वाली शेप को काटेगा। ठीक है, फ्रंट वाली शेप को नहीं काटेगा। ये है माइनस बैक। ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी पाथफाइंडर्स कहलाती हैं। अब पाथफाइंडर से मुतालिक हम बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ी सी एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना के उस पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसको। प्रोजेक्ट ये है जी कि मुझे एक स्टार यहां पे चाहिए। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एक परफेक्ट किस्म का स्टार बना लिया। ठीक है, स्टार में मुझे जी ऑरेंज कलर चाहिए। स्टार की मुझे आउटलाइन चाहिए जी। वेयर इज द आउटलाइन? यहाँ तो मुझे आउटलाइन नजर ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? तो हम क्या करेंगे जी, स्ट्रोक को खोलेंगे। यस, स्ट्रोक को खोलेंगे। ठीक है, स्ट्रोक चाहिए, मैंने स्ट्रोक को उठा लिया। यहाँ मैं स्ट्रोक आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से भी आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इसी के अंदर से लगाओ। ठीक है,
अच्छा चले, ब्लैक कलर की ही स्ट्रोक होनी चाहिए, लेकिन ज़रा मोटी होनी चाहिए। मोटी कितनी होगी? 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, जितनी मोटी आप करना चाहें कर सकते। मैंने एक स्टार बनाया है अभी। अब मैं ऐसा करता हूँ, ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लेता हूँ थोड़ा नीचे जाके, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इतना कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका लोगो है 3 स्टार्स, मैं वो लोगो बनाने जा रहा हूँ। एक सितारा मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसी की एक कॉपी में इस साइड पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये बराबर हैं या नहीं है, ये आप दोनों को सिलेक्ट करें। सबसे पहले इनकी अलाइनमेंट सीधी कर लें। इसको अलाइन होना चाहिए इधर से, नहीं इधर से नहीं, अलाइन सेंटर्स की तरह, ये जी। ठीक है, दूसरी बात, इसकी पोजीशन, जहाँ इसकी पोजीशन है वहाँ पर इसकी भी पोजीशन रखें, ताकि ये बुरा ना लगे, दोनों तरफ से बराबर बराबर आना चाहिए। अभी तक मैंने कुछ इतना ख़ास काम नहीं किया, सिर्फ एक शेप बना ली है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि मैं इसकी एक कॉपी उठा के ज़रा बाहर रखूँगा, क्योंकि मैं बार बार इसके साथ काम करूँगा तो ये हमें तंग करेगा। अच्छा, अब मुझे स्वाचेस नहीं चाहिए, मैंने ऑफ़ कर दिए। मुझे स्ट्रोक्स भी नहीं चाहिए, मैंने ऑफ़ कर दिए। यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने जी ये किसी भी कॉर्नर से पकड़ा, ऑल्ट और शिफ्ट को दबाया और ये खींच के बड़ा कर दिया। बड़ा तो ये हो रहा है, चारों तरफ से बराबर बड़ा हो रहा है, लेकिन नुकसान एक हो गया है। क्या नुकसान हुआ है? इसकी जो मैंने आउटलाइन लगाई है 12 पॉइंट की, वो पतली हो गई है। ठीक है, अच्छा चलें मैं फिर शुरू करता हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट को पकड़ता हूँ और नीचे लेके आता हूँ, छोटा करता हूँ। बहुत छोटा करने पर यह हुआ कि इसकी आउटलाइन बहुत ज्यादा मोटी हो गई, उसका फिल कलर नजर ही नहीं आता। ठीक है, ये अब आपकी लोगो डिजाइनिंग पे एक किस्म का क्वेश्चन उठ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाला लोगो बना के किसी क्लाइंट को दे देता हूं, तो वो तो कहेगा भाईजान ये तो आपका लोगो खराब है। जारी बात है, क्लाइंट ने उसको बड़ी पेनाफ्लेक्स पे लगाना है जी। आपने बनाया लोगो 10 इंच का, बड़ी पेनाफ्लेक्स पे जाएगा, वो लग जाएगा जी 4 फुट का लगेगा। वो बड़ा करेगा, उसे जैसे बड़ा करेगा उसकी स्ट्रोक पतली हो जाएगी। उसने लगाना है बिजनेस कार्ड के ऊपर 10 इंची का लोगो जो है वो छोटा करके 0.5 इंच, आधा इंच करेगा। जैसे आधा इंच करेगा उसकी स्ट्रोक मोटी हो जाएगी, फिर गायब हो जाएगी। तो क्या करेगा वो? आपका काम रिजेक्ट कर देगा, चलो भाई आप साइड पे हो जाओ। ठीक है, ये बात तो गलत है। अब इस केस में हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन कि हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकाल के उसको देंगे। ठीक है, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? ठीक है, तो एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। यहां पर प्रेफरेंसेस में हमारे पास जनरल प्रेफरेंसेस होती हैं। जनरल प्रेफरेंस के अंदर एक ऑप्शन होता है स्ट्रोक के मुतालिक, वो तलाश करेंगे। ठीक है, स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स किधर है? ये है स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट जो है, इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ऑल्ट और शिफ्ट पकड़ के छोटा करता हूं, देखिए छोटा होने के साथ स्ट्रोक छोटा हुआ। ठीक है, यानी कि लोगों का फिल नजर आ रहा है, स्ट्रोक बड़ा नहीं हुआ उस तरह से। ऑल्ट और शिफ्ट पकड़ के मैं बड़ा करता हूं, ओ ये क्या बड़ा हुआ, स्ट्रोक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जैसा स्ट्रोक डिजाइन किया है वैसा ही आ रहा है। लेकिन ये भी गलत है। हम तो क्लाइंट को देंगे जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, उसको तो इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना ही नहीं आता, वो तो तस्वीर को छोटा बड़ा करेगा।
फिर वही मसला आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई पक्का सोल्यूशन निकालना है आपने, ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं इसको जाके हटा देता हूँ उसी तरह से। जर्नल में गए तो मज़ा नहीं आया इसका जी, हटो जी। फिर पक्का सोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और कमांड लगाएंगे एक्सपैंड की। ये रहा एक्सपैंड। एक्सपैंड में फिल और स्ट्रोक दो चीज़ें हैं, आपने फिल को हटा देना है और स्ट्रोक को चेक कर देना है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोक है ये फिल के साथ से अलहदा हो गई है, ये एक अलग ग्राफिक बन गई है। चेक करें, नजर आ रहा है? अब अगर आप वही काम करेंगे, ये लें, बड़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा, छोटा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स कि हमारा ये फार्मूला ठीक है। तो यही फार्मूला काम करेगा, असल फार्मूला इसका यही है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, इसके आउटलाइन को एक अलग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, जो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड की मदद से कर सकते हैं। चलें फिर जी, व्यू आउटलाइन, व्यू मेन्यू में चले जाएं, यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक कर दें या कंट्रोल वाई दबा दें, तो आपकी शेप का आउटलाइन अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कोई शेप नजर नहीं आ रही। ठीक है, मैंने ये तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं मर्ज पे काम करता हूँ या ट्रिम पे काम करता हूँ, दोनों आपस में बैन बाई है। ये यूनाइट, डिवाइड, ये है इंटरसेक्ट, और यहाँ पे है मर्ज। ठीक है, मर्ज और यूनाइट दोनों में से किसी एक को ले लें। तो चेक करें सारी स्ट्रोकें आपस में क्या हो गई हैं, मिल गई हैं। ठीक है, और जितने एक्स्ट्रा पाथ थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब जहां से मैंने ये ऑप्शन लगाया, कहां से लगाया? कंट्रोल वाई से या व्यू मेन्यू में जाके मैंने स्ट्रोक्स किया था। ठीक है, कंट्रोल वाई दोबारा दबाएंगे तो अब आपको ये स्ट्रोकें मिली हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब हम कहते हैं जी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ये जो स्ट्रोक है इसका कलर जो है वो ग्रे कर दो। किधर किया? इसने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया जी, बताएं ना। स्ट्रोकें तो मैंने सारी एक शेप बना दी है, उन्हें मैंने मर्ज भी कर दिया है। कलर आप क्यों नहीं चेंज कर रहा? अब इसको मैजिक वेंड से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैजिक वेंड की मदद से आप सारी स्ट्रोकें सिलेक्ट करें और उसके बाद इसका ये कलर चेंज किया जा सकता है। चेक करें, चेंज हुआ। अब ये स्ट्रोक नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? तो मैंने इसको अपनी मर्जी का कलर भी दे दिया। ये हो गया जी मेरे पास एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम स्ट्रोक को कैसे एक्सपैंड करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रोक्स को आपस में मर्ज कैसे करेंगे, और ये एक खूबसूरत सा 3 स्टार लोगो भी हमने इसमें डिज़ाइन कर लिया। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक पे मज़ीद बात होगी। इसमें हम